नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं। ईशा, अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो क्या है आज की बड़ी अपडेट? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव और भीषण गर्मी को लेकर आज रेड अलर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जारी किया गया है और खासतौर से मौसम विभाग की तरफ से हिदायतें यहाँ पर जारी की गई है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकले। और पहले ये एडवाइजरी बुजुर्गों और बच्चों के लिए थी, लेकिन अब सभी लोगों को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है कि भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से लोगों को हीट स्ट्रोक तक हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को हिदायतें दी गई है कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकले। और ये रेड अलर्ट देखिए कल के लिए भी जारी है। 13 जून को भी इसी तरीके से भीषण गर्मी और लू चलने वाली है। और अभी मौजूदा स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और लू लगातार यहाँ पर चल रही है और सड़कों पे भी कहीं ना कहीं अब सन्नाटा दिखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी भी जारी की गई है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। साथ ही किसानों की बात करें, उन्हें भी कहा गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खेतों में काम ना करें। निर्माणाधीन जो कार्य चल रहे हैं वहां पर जो मजदूर कार्यरत हैं उनको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि इसका प्रतिकूल असर स्वास्थ्य पर लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर लू चल रही है तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग लगातार देखिए बीमार हो रहे हैं, चक्कर लोगों को आ रहे हैं, उल्टी की समस्याएं हो रही है। इसी के साथ साथ लू लगने का देखिए डर बहुत ज्यादा है और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौत का कारण भी है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार एडवाइजरी यहाँ पर जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसे बिल्कुल भी ऐसे ना ले कि लू से किसी तरीके का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। लू अगर लगता है तो तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र में जाए, चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि लू के साथ साथ लू लगने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है जिससे मौत तक हो सकती है। लगातार एडवाइजरी यहाँ पर जारी की जा रही है और 2 दिनों का ये रेड अलर्ट है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का सिरसा इस वक्त लगातार गर्म चल रहा है। वहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। बीते कल भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का अमृतसर सबसे गर्म रहा है। साथ साथ भटिंडा की अगर बात करें तो भटिंडा ने 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड तोड़ा था, देश में सबसे गर्म शहर रहा था भटिंडा। लेकिन अभी की बात करें तो राजस्थान का श्रीगंगानगर इस वक्त सबसे गर्म चल रहा है। 48 डिग्री सेल्सियस तक का वहां का तापमान पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, लोगों को खासतौर से एडवाइजरी जारी की जा रही है। यहाँ तक कि देखिए गृहिणियों को लेकर भी एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। उन्हें कहा गया है कि अगर वो रसोई में जाते हैं तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक खाना पकाने से परहेज रखें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य को लेकर जो एडवाइजरी भी जारी की गई है और लोगों को हिदायतें जारी की गई है वो इसलिए भी जारी की गई है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। कल के लिए रेड अलर्ट है, 14 तारीख की अगर बात करें ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन 15 के बाद तब्दीली यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मौसम को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट है। बिजली कट्स भी यहाँ पर देखिए लगातार लग रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें तो ज्योति मल्होत्रा जिस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर, और उसकी जमानत याचिका फिलहाल कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। और जिस तरीके से कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया, सरकारी वकील की तरफ से भी, कि लगातार इस मामले में जांच की जा रही है और ये भी जांच किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा की जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें पैसे कहां से ट्रांसफर हुए थे। ज्योति मल्होत्रा जो विदेश की यात्रा करती थी उसे स्पॉन्सर कौन करवाता था, इन सभी की जांच की जा रही है। कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया गया है और माना जा रहा है कि जो ज्योति मल्होत्रा है उसके संबंध में जितने भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी आगे और भी हो सकती है, क्योंकि जसवीर नामक जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है जो ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में था और ज्योति मल्होत्रा को वही लेकर पाकिस्तान गया था, उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। वो इस वक्त पुलिस रिमांड में चल रहा है। तो ऐसे में
ये सभी जो सबूत है पुलिस इकट्ठे कर रही है और इन्हीं के बिहाफ पे ये पता लगाया जा रहा है कि देश के लिए जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों की तौर पर स्थानीय लोग ही उभरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बिल्कुल ईशा, ये सवाल अहम है बात आपने कही। और देखिए, चाहे हम जसबीर की बात कर लें या फिर हम ज्योति मल्होत्रा की बात कर लें, अभी भी पता नहीं देश में कितनी ज्योति मल्होत्रा होंगी और कितने जसबीर होंगे। तो धरपकड़ देखिए लगातार जारी है, लेकिन चिंता का विषय है। ये बिल्कुल अहम बात आपने बिल्कुल ठीक कही आपने। आगे अपडेट लेना चाहूंगी, और क्या क्या अपडेट है मौसम और ज्योति मल्होत्रा के अलावा ईशा? देखिए, अगर हम लुधियाना विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो उसको लेकर सरगर्मियां तेज है। 19 तारीख को मतदान होना है, मात्र 7 दिनों का वक्त यहाँ पर रह चुका है और क्योंकि 17 जून की अगर बात करें तो प्रचार थम जाएगा, 23 को नतीजे आएंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं और बीते कल उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर, क्योंकि राज्यसभा सांसद को आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में विधानसभा उपचुनाव में उतारा है, उनका कहना है कि जो उनके उम्मीदवार हैं संजीव अरोड़ा, वो अगर जीत जाते हैं तो उन्हें पंजाब कैबिनेट में जगह दी जाएगी, सीधे तौर से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। तो इससे साफ होता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि संजीव अरोड़ा जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें विधानसभा उपचुनाव में उतारा गया है इसलिए ताकि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमका सके। और लगातार ये आरोप देखिए अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं और इससे अब कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो गया है कि अगर संजीव अरोड़ा अपनी सीट निकाल लेते हैं जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उन्हें मंत्री पद यहाँ पर दिया जाएगा। और मंत्री पद अगर दिया जाता है तो इससे तस्वीरें साफ है कि कोई बड़ा चेहरा ही पंजाब से आम आदमी पार्टी से राज्यसभा जाएगा। तो राज्यसभा के लिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल देखिए दिल्ली की सत्ता से तो बाहर हो चुके हैं और चुनाव भी हारे हैं, तो ऐसे में केंद्र की राजनीति में किस तरीके से खुद को बनाया जाए, तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो 23 जून को भी क्लियर हो जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, उनका रास्ता साफ हो जाएगा सक्रिय राजनीति में जाने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस और देखिए बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है। रेखा गुप्ता की बात करें तो जल्द ही उनका भी समय मिलेगा और वो भी यहाँ पर प्रचार करती नजर आएगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और प्रचार कहीं ना कहीं जोरों पर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन टक्कर अगर साफ तौर से देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। और यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल देखिए बड़े बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर आएंगे हमारे साथ। देखिए अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ गए हमारे संवाददाता, और इसी के साथ साथ हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से जुड़ गए हैं। अजहर, सबसे पहले आपके पास आते हुए अगर मैं जम्मू कश्मीर के अपडेट की बात करूं तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देखिए, जम्मू कश्मीर के अगर सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की ओर बात करें जो आज दिन भर रहने वाली है, लेकिन सबसे अहम जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी कि यहाँ पे जितने भी नायब तहसीलदार है उनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से जो सियासत है वो काफी गर्म होती दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ एक क्षेत्र है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र में जो है उर्दू और हिंदी के मामले में यहाँ पे दिन ब दिन जो है ये सियासी जो है एक मुद्दा बन रहा है, एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। हालांकि इसके विरोध में कुछ एक स्टूडेंट जम्मू क्षेत्र में कुछ एक स्टूडेंट भी बाहर आ गए, क्योंकि एग्जाम जो होने जा रहे हैं, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो एग्जाम होने जा रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से रिक्रूटमेंट है नायब तहसीलदार की ओर से, और उसमें जितने भी पोस्ट है, लेकिन उसमें जो कंपलसरी दिखाया गया है वो उर्दू को कंपलसरी दिखाया गया है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो छात्र है उनको यहाँ पे काफी कठिनाइयों का सामना आ रहा है, और उन्होंने इसके विरोध में वो एक बार फिर जो है एसएसबी के इस नोटिफिकेशन की विरोध करते नजर आ रहे हैं, और ये दिन ब दिन जो है एक तूल पकड़ता जाए। यहाँ पे भाजपा और कुछ एक ऐसे जो लीडरान है जो अपोजिशन में है, और उन्होंने एक बार फिर जो है एलजी मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि इसको फिलहाल डेफर किया जाए ताकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे। अजहर, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा भी लगातार देखिए लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर मैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों की, बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज का अपडेट?
देखिए भारती, अगर उत्तराखंड में अगर बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो हरिद्वार की जो जमीन घोटाले का जो मामला है उसमें जिस तरीके से लगातार जांच चल रही है और अब विजिलेंस के पास जिस तरीके से जांच चल रही है, 12 अधिकारियों पर पहले ही मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कार्रवाई की, जिसमें जिलाधिकारी, एमएनए और एसडीएम जो है वो शामिल हैं, उन पर लगातार जो है वो जाँच चल रही है। और कल जिस तरीके से विजिलेंस की जो टीम है वो देर शाम जिस तरीके से हरिद्वार के नगर निगम में पहुंची तो उसमें हड़कंप सा मच गया था। तमाम जो अधिकारियों से पूछताछ जो है वहां पर और कर्मचारियों से जो है विजिलेंस की टीम ने जिस तरीके से जो पूछताछ की और उसके साथ ही जो पटवारी हैं उनसे भी पूछताछ जो है जमीन घोटाले को लेकर की गई, जिसमें यह पाया गया कि 34 करोड़ रुपए जो है 4 बैंक खातों से जो है उनको फ्रीज जो है वो किया गया है। साथ ही कई करोड़ों की जो एफडी है वो भी जो है वो सामने आई है। हालांकि विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है वो जांच अभी लगातार जो है वो चल रही है और ये माना जा रहा है कि जो तमाम जो अधिकारी जो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनकी मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो 34 करोड़ रुपए जो 4 बैंक खातों में जिस तरीके से मिले हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है और जिस तरीके से जो कई करोड़ों की जो एफडी हुई है उस पर भी जांच की जा रही है, पटवारी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ विजिलेंस की टीम जिस तरीके से SBI बैंक में जिस तरीके से पहुंची थी वहां पर वहां भी पूछताछ जो है वो की गई, कई सारे दस्तावेजों को जो है उनके द्वारा खंगाला गया और जिस तरीके से ये पूरा मामला है कि कृषि भूमि को जिस तरीके से व्यावसायिक भूमि में जो है इसको पहले तब्दील किया गया और जिस तरीके से ये भूमि 6000 वर्ग की जिस तरीके से इसका जो रेट था उसको जो है व्यावसायिक भूमि बनाने के बाद जो है 25,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से जो है इसको जिस तरीके से लिया गया, यानी कि 36 बीघा जमीन जिस तरीके से लगभग 54 करोड़ रुपए में जिस तरीके से ली गई, क्योंकि पूरी ये भूमि जो है 15 करोड़ की लगभग जो है ये भूमि थी जिसको जिस तरीके से 56 करोड़ में लिया गया। और इस तरीके की जो भूमि जांच जिस तरीके से पहले वरिष्ठ IAS अधिकारी जिस तरीके से कर रहे थे, उसके बाद अब आप जैसे जैसे जांच बढ़ी और जिस तरीके से पूरे तमाम जो अधिकारी इसमें सम्मिलित जिस तरीके से पाए गए, 12 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, 12 अधिकारी इसमें सस्पेंड जो है वो किया गए हैं और अब विजिलेंस को इस पूरी जांच जो है वो दी गई और अब विजिलेंस पूरी तत्परता से जो है इस पूरी जांच को जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पूरी निष्ठा के साथ जो इस पूरी जांच को जो है वो की जाए, जो भी इनमें दोषी हैं उन पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा संलिप्तता जो है इसमें जो पूर्व MNA है वरुण चौधरी, उन पर सबसे ज्यादा जो जिस तरीके से जो है सुई की जिस तरीके से वो घिरी हुई है कि क्योंकि तमाम सारे जो सबूत हैं, तमाम सारे जो आरोप हैं वो ज्यादातर जो है MNA वरुण चौधरी पर जो है वो देखे जा रहे हैं, तो उन पर उससे ज्यादा सबसे ज्यादा गहन जो है जिस तरीके से जांच जो है वो चल रही है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब नया मोड़ जो है इस जमीन घोटाले में जो है वो आ सकता है। किस तरीके से जो है इन तमाम जो 54 करोड़ की जो बंदरबांट जिस तरीके से की गई, राजस्व का नुकसान जिस तरीके से सरकार का हुआ है, इस पर जो है कई सारे और नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदेश में लगातार, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ट्रेलर है, ये तो पिक्चर अभी बाकी है उपेंद्र। विजिलेंस जांच से ये तो बिल्कुल साफ हो गया है और जल्दी जल्दी से आप अपडेट दे दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद मैं अपने अन्य साथियों के पास भी जाऊंगी। उपेंद्र जल्दी से आप अपडेट दे दीजिए, उसके बाद मुझे अन्य साथियों के पास भी जाना है। देखिए भारती, दूसरी अगर बड़ी खबर की जी देखिए भारतीय, दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पूरे देश में गर्मी का सितम जो है वो ढाया हुआ है तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पारा जो है वो लगातार चढ़ रहा है। हालांकि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से बारिश भी हो रही है, तो लेकिन जिस तरीके से बारिश के साथ साथ अब उमस से जो है लोग जो है वो काफ़ी परेशान जो है वो दिख रहे हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति भी जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रही है। कल जिस तरीके से जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है जून के महीने का, उसमें 6.1 करोड़ के पार जो है जिस तरीके से यूनिट जो है वो पहुंची है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ जिस तरीके से जो है बिजली आपूर्ति जिस तरीके से हुई है। पिछले साल अभी 13 जून के करीब जो है 6.1 करोड़ यूनिट जो है जिस तरीके से आपूर्ति बिजली की हुई थी और इसके ऊपर जो है इस बार फिर से जो है ये बिजली आपूर्ति जो है वो चली गई। कल जिस तरीके से जो बिजली विभाग की ओर से जिस तरीके से रुद्रपुर में जो गैस पाइपलाइन है उनको जो है जिस तरीके से बिजली आपूर्ति के लिए जो है वो खोला गया,
उससे जो है शहर में कई जगहों पर जो है आपूर्ति को जो है पूरा किया गया। जिस तरीके से कई जगहों पर बिजली गुल भी देखने को मिली और साथ ही साथ जिस तरीके से जो भीषण गर्मी है इससे जो है कहीं ना कहीं लोग जो है हल्कान दिखते हुए दिखे, देर रात जो है वो काफी दिखे। ऐसे में अभी जो है बिजली आपूर्ति पूरी करने के लिए बड़ी चुनौती जो है बिजली विभाग के सामने जो है वो पड़ी है। ऐसे में तमाम सारे जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो गैस यूनिट जो लगाई गई है बिजली आपूर्ति के लिए उनको खोलने की तैयारी जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से उनका ये मानना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है एक सप्ताह के अंदर जो है जिस तरीके से हो रही है काफी 40 के पार जो है अब जिस तरीके से उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर 40 के पार जिस तरीके से जो है तापमान पहुंच चुका है और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी इस तरीके की स्थिति है कि 30 से 35 के पार जो है पारा पहुंच चुका है। यानी कि कह सकते हैं कि बारिश के साथ साथ जिस तरीके से जो उमस है भीषण गर्मी है इससे जो है उत्तराखंड पूरी तरीके से हल्कान दिख रहा है। ऐसे में बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश जो है विद्युत विभाग की ओर से जो है वो की जा रही है। ठीक है अजहर, देखिए टेक्निकल इश्यू की वजह से मुझे आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं ईशा के पास जाऊंगी। देखिए बिल्कुल जो बात हम कर रहे थे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से कि जो रिक्रूटमेंट जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है जिसमें अभी एग्जाम होने जा रहे हैं। नायब तहसीलदार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं उस हवाले से एक बवाल मचा हुआ है, सियासी गलियारों में काफी गर्माहट जो है वो दिख रही है, जिसमें भाजपा के जो लीडर है सुनील शर्मा ने एलजी और चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसमें साफ तौर पे कहा गया कि कश्मीरी जो उर्दू लैंग्वेज है इसको यहाँ पे डिलीट किया जाए ताकि जो बाकी छात्र है जो हिंदी मीडियम के छात्र है उनको यहाँ पे आसानी हो जाए एग्जाम देने में। आपको ये भी बता दूं कि 2019 में भी इसी तरीके का एग्जाम हुआ था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू तहसीलदार और नायब तहसीलदार का, जिसमें तकरीबन 817 जो छात्र थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। वो इसी बिना पे हुए थे क्योंकि यहाँ पे उर्दू को अनिवार्य किया गया था। तो ये आज की डेट में एक बड़ी खबर है। अगर दूसरी खबर की ओर बात करें, जम्मू जो तवी ब्रिज है वहां एक बार फिर आज सुबह जो है आरती उतार दी गई और कल भी इसी दरिया के जो किनारे पे जो है आरती उतारी गई और आज सुबह जो तकरीबन 5 से 6 बजे तक ये आरती उतारी गई, जिसमें जम्मू के जो डिविजनल ड्यूकाम थे रमेश कुमार वो इस खुसूसी पूजा पाठ में शामिल हुए और उनके साथ साथ जो स्मार्ट जम्मू के जो अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ एक अध्यक्ष उन्होंने ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया था। बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरीके से जो बूस्ट किया जाए और जितने भी धार्मिक स्थल है वो उनकी जो है सफाई की जाए और जो वक्त पे जो भी पूजा पाठ होगी जो भी इबादत होगी और श्रद्धालुओं को जो है सही तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ करने में आसानी हो जाए, ये इस प्रोग्राम का मकसद था। अगर हम तीसरी खबर की ओर बात करें, एलओसी के नजदीक जिस तरीके से हमने देखा कि रिसेंटली जब काफी टेनिस चल रहा था, गोलाबारी हुई थी। हालांकि कश्मीर के कई एक सटीक वाले इलाके, एलओसी के सटीक वाले इलाके में तकरीबन 20 से करीब जो जाने हैं वो चली गई थी, जिसमें पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की वजह से वो मारे गए थे वहां पे। और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राइव चलाया गया कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए या इनको मजीद वहां पे बैंकर्स जो है वो तैनात किया जाए। और इस हवाले से एक और बड़ी खबर ये आ रही कि वहां के मुकामी लोगों के साथ साथ जो वहां पे नुमाइंदे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी 2019 में बैंकर्स, फैमिली कम्युनिटी बैंकर्स है वो बनाए गए, लेकिन उसके बाद में ये उसमें कुछ घोटाले हुए हैं क्योंकि जब भी कोई आपातकाल होती है एलओसी में, जब ये बैंकर्स की तरफ रुख करते हैं तो वो बैंकर्स उतने मजबूत नहीं होते हैं या जो कम्युनिटी वाले जो भी बैंकर्स होते हैं जिसमें कम से कम 2 से 4 फैमिलियां वहां पे बैठ सके, लेकिन वो उस हालत में नहीं होता है कि वहां पे बैठ सके। एक ये बड़ा जो है एक मुद्दा बन चुका है, लेकिन इस बार जो है क्लियरली जो वहाँ के लोकल्स नुमाइंदे हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने पूरी तरीके से मांग की है। एक तो इसमें जो है एक तो जो मजबूत है वो बैंकर्स बनने चाहिए और दूसरी जो कम्युनिटी बैंकर्स है उनकी देख रेख भी यहाँ पे होनी जरूरी है। ये तीसरी खबर अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो हीट वेव का प्रकोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में घाटी, हालांकि कश्मीर की बात करें, कश्मीर इन दिनों काफी सुहाना मौसम देखने को मिलता था, लेकिन इस बार भी यहाँ पे जो हीट वेव का प्रकोप है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। इस हवाले से अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 33 डिग्री तक जो पारा है वो कल रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जम्मू क्षेत्र में भी जो है
काफी हीट वेव का प्रकोप जो है वो दिखाई दिया। कल जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 44.7 जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया गया, और इसी तरीके से सांबा इलाके में 46.8 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वो रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं इस गर्मी की चपेट में जो है घाटी भी इससे बच नहीं पा रही है, और इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। और साथ ही साथ जो मौसम विभाग का मानना है कि 16 जून तक ये हीट का प्रकोप जो है बढ़ सकता है, और 16 जून के बाद में ही कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, जो हमेशा जो पूरे भारतवर्ष में सबसे सर्द तरीन वाला इलाका माना जाता था, और वहां पे भी हीट प्रकोप जो है इस बार तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। वहां के अगर तापमान की बात करें लेह लद्दाख की, तकरीबन 26 से 27 डिग्री सेल्सियस वहां पे भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे हीट वेव की वजह से जो है आम जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जम्मू क्षेत्र में इस हीट वेव की वजह से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है वो बिजली कटौती के हवाले से, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से वहां पे जो है एसी या बाकी जितने भी बिजली का जो निज़ाम है काफ़ी दरम बरम हो चुका है, और ओवरलोडिंग हो रही है, और जिसकी वजह से वहाँ पे भी आम जनजीवन प्रभावित बिल्कुल समस्या तो है। अजहर आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा देखिए, क्योंकि 11 बजने को जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को देखकर ये समझा जा सकता है कि गर्मी का प्रकोप जो है वो कितना ज्यादा बना हुआ है। आप सभी लोग, हमारे संवाददाता जो है फील्ड पर डटे रहते हैं, काफी काबिल तारीफ है ये। लेकिन ईशा, सवाल ये भी है कि कटौती जो है वो एक बड़ी समस्या बन गई है, बिजली कटौती, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? क्योंकि वैसे भी भंवर में नैया जो है वो डूबी रहती है आम आदमी पार्टी की, तमाम तरीके के सवाल उन पर उठते रहते हैं। और देखिए, पंजाब में उन्हीं की सरकार है। अब इससे निपटने का क्या इंतजाम उन्होंने किया है? क्या आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है और हीट वेव अभी इस वक्त चल रही है, तो इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीते कल की बात करें तो बीते कल दोपहर को मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट कर दिया गया था जारी। और ऐसे में जो बिजली डिमांड है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी जो बिजली की डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और जो अगर हम चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें, उनकी तरफ से भी बैठकें ली गई थी। और जहां तक आप पंजाब का सवाल कर रहे हैं, पंजाब में मुफ्त बिजली की योजना यहाँ पर चल रही है, लेकिन मौजूदा हालात की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 12 से 13 घंटे यहाँ पर बिजली के कट लग रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से तो जूझना पड़ रहा है, साथ ही साथ बिजली कट के चलते पानी भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है। तो लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं इस वक्त झेलनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, लोगों को हिदायतें दी गई है कि आप घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और ऐसे में अगर जो लोग घरों के भीतर भी हैं, उन्हें भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हर तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, लेकिन अभी की अगर बात करें तो इस सीजन में पंजाब में जो बिजली की मांग है, जो खपत है, वो इस सीजन की सबसे ज्यादा इस वक्त चल रही है। और ऐसे में अगर रेड अलर्ट आगे भी जारी रहता है, हालांकि कल तक के लिए रेड अलर्ट है, तो बिजली की जो डिमांड रहेगी, तो ऐसे में ये कहा गया है कि जो बिजली कट है वो ज्यादा घंटों के लिए लग सकता है। अभी 12 से 13 घंटे देखिए बिजली का कट लग रहा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।